सीटू के स्थापना दिवस के ऊपर ये चर्चा करते हुए, और मेरे 3 सीनियर साथियों ने अलग अलग पहलुओं के ऊपर अपनी बातचीत रखी, और इस बातचीत के आधार पर आप और हम सब ये कह सकते हैं कि CITU अन्य ट्रेड यूनियनों जैसी कोई एक ट्रेड यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन सीटू के जन्म से पहले भी और थी, और CITU के जन्म के बाद भी और बनी हैं, लेकिन ये इन तमाम ट्रेड यूनियन से CITU अलग है। वो इस मायने में है कि इसका जन्म ही CITU का वो इस वजह से हुआ है, इस लक्ष्य को, इस संकल्प को लेकर के हुआ है कि जो हमारी विरासत देश के आज़ादी के आंदोलन में, देश के मजदूर आंदोलन ने जो स्थापित की थी, बेशकीमती कुर्बानियां दे करके साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए ये चेतना हासिल की थी कि सिर्फ साम्राज्यवाद से मुक्ति नहीं, हमें हर प्रकार के शोषण से मुक्ति, और वो मुक्ति तभी संभव हो सकती है जब मजदूर वर्ग एक वर्ग के रूप में, वो भाषा के आधार पे, वो जाति के आधार पे, वो लिंग के आधार पे, वो धर्म के आधार पे, जिस तरह से विभाजन की इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, उससे ऊपर उठ करके मजदूर, उसका धर्म कोई हो, उसकी भाषा बोली कोई हो, वो औरत है या मर्द है, उसका रंग क्या है, उन सब को मिल करके इस शोषण के खिलाफ लामबंद होना होगा। और सिर्फ हमें मजदूर को ही नहीं, हमें और भी जो शोषित तबके हैं, खेतिहर मजदूर, छोटा किसान, उन तमाम को अपने साथ सम्मिलित करते हुए ना सिर्फ साम्राज्यवाद से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, बल्कि एक शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में अपना एक योगदान देना है। और आज़ादी के बाद जब एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जब भटकाव पैदा हुआ, तो उस समय के ऊपर उस विरासत को थामने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए CITU का जन्म हुआ। और तब से लेकर के अब तक हम सलाम करेंगे उन साथियों को जिन्होंने CITU की स्थापना की थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। असंख्य लोग हैं जिन्होंने CITU के झंडे को बुलंद करने के लिए और इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ गंवाया है। असंख्य लोग हैं। हम उन सब की याद को भी आज सलाम करते हैं स्थापना दिवस के ऊपर, और ये कहना चाहेंगे कि जो CITU ने 1970 के अंदर जो अपना लक्ष्य तय किया था, अपने काम तय किए, जरूरी तौर पे हम लगातार जहाँ तक काम की ज़रूरत है, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, काम के हिसाब से उनको दाम मिले, वेतन, सम्मानजनक वेतन मिले, काम के घंटे तय हों, सामाजिक सुरक्षा मिले, स्थायी रोजगार हो, लैंगिक आधार के ऊपर कोई वेतन का भेदभाव ना हो, ये तमाम पक्षों के ऊपर, उसमें पेंशन का सवाल भी है, उसमें मातृत्व लाभ के सवाल, तमाम पक्षों के ऊपर ये लड़ाई लड़ते हुए यही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस समय के ऊपर कहा था कि जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था है, तब तक मजदूर वर्ग का शोषण से मुक्ति असंभव है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी, मजदूर का शोषण बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम संगठित और असंगठित तमाम तबके के मजदूरों को लामबंद करते हुए, कामकाजी महिलाओं को लामबंद करते हुए, हम एक ऐसी शक्ति स्थापित करें, एक ऐसी फौज, लड़ाकू फौज खड़ा करें जो इस शोषणकारी व्यवस्था को बदलने में अपने दूसरे जो बहन भाई जो इस शोषण का शिकार हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े तबके हैं, उन तमाम के साथ हम लामबंद होकर के इस देश में, हिंदुस्तान में हम एक शोषण मुक्त सामाजिक एक व्यवस्था, जिसका लक्ष्य है समाजवाद, वो हम स्थापित कर सकें। आज ये लक्ष्य जिसकी हमने बात की, उस समय के ऊपर क्योंकि दुनिया में एक समाजवादी खेमा था, 1/3 दुनिया के ऊपर समाजवादी व्यवस्था कायम थी, और उसी के दबाव में पूरी दुनिया में
एक राज्य की परिकल्पना निकल के आई, समाज कल्याणकारी राज्य, और उसके तहत बहुत सारे देशों के स्तर के ऊपर, कहीं उनके देशों में भी क्रांति ना हो, मजदूरों के नेतृत्व में पूंजीवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कुछ लूट का हिस्सा मजदूरों को देना पड़ा था, सामाजिक सुरक्षा के नाम के ऊपर, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब समाजवादी खेमा ढह गया, जब हारा हुआ दुश्मन और ज्यादा बड़ी ताकत के साथ हमलावर होकर के उस व्यवस्था को पलटने में, जो एक खेमे को पलटने में कामयाब हुआ, तो आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पे आज पूरी आक्रामकता के साथ वो तमाम लबादे उतार करके आज वो हमलावर है, और पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर आज हम देख रहे हैं कि जितने भी अधिकार मिले थे, मजदूरों ने जो लड़ाइयां लड़ करके हासिल किए थे, वो अपना देश या दुनिया के स्तर के ऊपर भी हम ये एक साथ देख रहे हैं कि वो जो मई दिवस की लड़ाई, जो एक तरह से मानी जाती थी कि 8 घंटे को लेकर के जो लड़ाई लड़ी गई थी, आज पूरी दुनिया में इसके ऊपर हमला। एक तरफ है ज्ञान विज्ञान और तकनीक का जबरदस्त विकास हुआ है, आदमी की उत्पादन की क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, काम के घंटे कम होने चाहिए थे। दुनिया के स्तर के ऊपर मजदूर संगठन ने मांग ये की है कि सप्ताह में काम के दिन कम होने चाहिए, सप्ताह में सिर्फ 35 घंटे का काम होना चाहिए, क्योंकि पहले जितने 8 घंटे में जितना हम काम करते थे, आज वो कुछ घंटों में ही हम वो काम कर सकते हैं, विज्ञान की तकनीक के विकास की वजह से। लेकिन ये विज्ञान और तकनीक का विकास वो मानव समाज के काम आने की बजाय वो चंद लुटेरे आज जो दुनिया के स्तर पर जो पूंजीवादी घराने, कॉरपोरेट हाउसेज जिनको हम कहते हैं, आज उसको प्रयोग करते हुए मशीन को रिप्लेस किया जा रहा है, आदमी को मशीन से, मजदूर को बेरोजगार किया जा रहा है, उनको काम से हटाया जा रहा है, उनके काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, उनके वेतन घटाए जा रहे हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के ऊपर हमला किया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में घटित हो रहा है। और ये एक चेहरा जो उस समय पे कुछ लोगों को भ्रम था, जिसमें ट्रेड यूनियन के लोग भी कहते थे राष्ट्र निर्माण करना है, आज वो भ्रम की स्थिति पूरी दुनिया में टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। यूरोप के अंदर भी कुछ लोग कहते थे इसी व्यवस्था में कुछ थोड़ा बहुत सुधार करके मजदूरों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। आज वो तमाम भ्रम दुनिया के अंदर टूट चुके हैं, और दुश्मन, ये लुटेरा जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो अपने नंगे रूप में हमारे सामने है, और उसका ये नंगा, विकराल, आदमखोर चेहरा, राक्षसी चेहरा, वो इस समय के ऊपर और ज्यादा साफ तौर पे उजागर हुआ है जब सारी दुनिया एक बड़ी महामारी का गिरफ्त में है, ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। तो क्या देखा हमने? इस महामारी से लड़ने में आप पूरा एक दो अलग अलग दृश्य देखेंगे। एक दृश्य है दुनिया का सबसे विकसित पूंजीवादी देश, जिसका जहां सब तरह का तकनीक के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, तमाम सुविधाओं के हिसाब से सबसे विकसित देश है अमेरिका, जिसको हम साम्राज्यवादी दुनिया का सरगना बोलते हैं। वो देश इस महामारी से अपने देश की जनता की रक्षा नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा लोग इस बीमारी से जो संक्रमित हुए वो अमेरिका के हुए। अभी तक के आंकड़ों में अमेरिका में ही सबसे ज्यादा लोग इस महामारी से मरे हैं। हालांकि हिंदुस्तान जल्दी ही पहले नंबर पर आने वाला है, लेकिन इस महामारी के समय के ऊपर क्यों नहीं कर पाया वो रक्षा? उसके पास उच्च कोटि के हॉस्पिटल थे, लेकिन सबके लिए नहीं थे, सार्वजनिक नहीं था, वो मुनाफे से संचालित अस्पताल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जिनके पास पैसा है, जिनका बीमा है, उनके लिए इलाज है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, जिनके पास महंगा बीमा करवाने के लिए संसाधन नहीं है, जिनको बेरोजगार बना दिया गया है, वो करा करके मरे हैं। सारी दुनिया के स्तर के ऊपर हम देखेंगे कि आपस में इस महामारी को जब ये हमला आया तो एक तरफ से
सारी दुनिया को मिलकर के इसका मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि सारी दुनिया मानव समाज के ऊपर इसका हमला था। तो होना चाहिए था कि इंसानियत के नाते तमाम संसाधनों को जोड़ा जाता और इसका मुकाबला किया जाता। लेकिन अमेरिका फर्स्ट, और देशों से भी पीपीई किट, इंजेक्शंस, दवाइयां लूटी गई, बाकायदा डकैती की गई। जो अन्य देशों की सहायता के लिए सामग्रियां भेजी गई थी सहायता के लिए, उनको भी लूट लिया गया। उसका ये जो डाकू पने का, जो लुटेरे पने का ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है। ये बात भी आई कि भाई इसके खिलाफ इलाज और एक ही हो सकता है, टीका। इस टीके की खोज की जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अपील की कि जो भी कोई खोज करेगा देश, उस पर कोई पेटेंट ना हो, यानी कि वो मुनाफे के लिए, चंद घरानों के लिए इस्तेमाल ना हो, ये इंसानियत के काम आ सके। लेकिन अमेरिका जैसा देश उसका विरोध करता है। नहीं, तो वो खोज होगी, उसको पेटेंट करेगा और महंगे दाम के ऊपर दवाई बेचेगा, उसे मुनाफा कमाएगा। और इसी समय के ऊपर जब पूरी दुनिया में इस महामारी के चलते हुए असंख्य लोगों के रोजगार चले गए, भुखमरी के सागर में धकेल दिए गए, ऐसे समय के ऊपर हम क्या देख रहे हैं? अपना देश या अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी पूंजीवादी देश हो, इसी समय के ऊपर ये अरबपति खरबपतियों की दौलत दिन रात, दिन दुगनी रात चौगुनी इस रफ्तार से बढ़ी है। हमारे देश का आप देखिए, अंबानी, अडानी की तो एक साल महामारी के चलते हुए कुल दौलत, परिसंपत्ति 2 गुना हो गई है। और वो देश का जो 10 साल पहले तक जिस आदमी का नाम नहीं सुनने को आता था, वो आज हमारे देश का दूसरे नंबर का सबसे रईस आदमी बन गया। सरकार ने इस समय पर खजाने खोल दिए। राहत पैकेज के नाम के ऊपर जनता का पैसा, खजाने का, वो इन लोगों के हवाले कर दिया गया। इसके नाम के ऊपर पूंजीपतियों को, जो हमारे आजादी के बाद जो थोड़ा बहुत आत्मनिर्भरता के हमने आधार खड़े किए थे, सार्वजनिक क्षेत्र, उनको बेचना तय कर दिया। कौड़ियों के भाव, तेल के कुएं बेचे गए, बिजली के कारखाने बेचे जा रहे हैं, बिजली के प्राइवेटाइजेशन का कानून लेकर के आए हैं। खेती के ऊपर, जमीन के ऊपर आज ये कानून, किन कृषि कानूनों को जिनकी चर्चा कॉमरेड इंद्रजीत ने की है और जिसके खिलाफ आज देश का, पूरी दुनिया का इतिहास रचता हुआ किसान आंदोलन हम अपने सामने देख रहे हैं। उसी के दौरान ये हमारे तमाम, जब जरूरत थी, मजदूर जा रहे हैं, जिनको हमने एक ऐसा दृश्य देखा है जो आज भी हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। जब देश में सिर्फ 671 लोग, 135 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 671 लोग कोविड का संक्रमण का प्रभाव में आए थे, उस समय अचानक 4 घंटे के नोटिस पे देश के अंदर बंदी लगा दी गई। मजदूरों को एक ऐसी हालत के अंदर धकेल दिया गया। 14 करोड़ प्रवासी लोग जो अपने घर बार छोड़ करके कहीं गए थे, ना उनका काम बचा, ना उनके लिए जिंदा रहने के लिए कोई राशन की व्यवस्था हुई, और उनके सामने एक ऐसा मुकाम आया कि कोरोना से मरे ना मरे लेकिन भूख से मरेंगे। और तपती गर्मी के अंदर अपने बच्चों को लेते हुए, गर्भ से, पेट से महिलाएं, बुजुर्ग, अपंग, अपाहिज, वो आज भी हम याद करते हैं किस तरह से हमारे मजदूर रेल की लाइन पर थके हारे आराम, वो जो पड़ गए थे वो कैसे कटे। ये दर्दनाक दृश्य आज भी हम सबके सामने है। लेकिन देश के अंदर खजाना था, अनाज भंडार भरे थे, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जो जरूरत थी देश की जनता को, वो अनाज नहीं उपलब्ध करवाया जा सका। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी समय के ऊपर जहां से शुरुआत हुई, चीन एक देश जहां से इस वायरस की पहली बार पहचान हुई, उस देश ने अपने तमाम संसाधनों को लगाया इस बीमारी से रोकने के लिए। स्वास्थ्य के ऊपर दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया कि बहुमंजिली इमारत, नई अस्पताल की खड़ी कर दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। नए डॉक्टर, नर्स जगह जगह से बुला करके, और इस बीमारी को, उसके खिलाफ जंग जीत के दिखाई अपने देश की जनता को। क्योंकि सार्वजनिक, सबके लिए, अमीर के लिए एक, गरीब, ये बीमारी तो भेद नहीं करती, ना रंग का भेद करती, ना लिंग का करती, ना अमीरी का और गरीबी का करती, लेकिन व्यवस्था जरूर भेद करती है कि गरीब है तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बेड नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, लेकिन अमीर है तो उसके लिए 5 सितारा हॉस्पिटल्स। हालांकि उनके लिए भी एक समय ऐसा आया इस देश में, हमने देखा कि पैसा था लोगों के पास, हॉस्पिटल उनको भी नहीं मिला।
एक समय ऐसा भी आया। लेकिन बहुत सारे देश, हमारे देश के अंदर असंख्य लोग मरे हैं जिनके पास उनका टेस्ट तक नहीं किया गया, वो भूख से भी मरे हैं। उनके पास, उनके घर वालों के पास, उनके परिवार वालों के पास दाह संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे, लकड़ी तक नहीं थी, और उन्होंने नदियों के अंदर शवों को बहाया। कविताएं लिखी गई हैं कि शव वाहनी गंगा बन गई हमारी। जो गंगा नदी को पवित्र कहते थे, उसकी गिनती करके दिखाई कि 1400 किलोमीटर की दूरी में 2200 लाशें तैर रही थी। 2200 लाशें। ये हिंदुस्तान का जो विश्व गुरु बन के निकला था, आज उस देश को कलंक आज बन करके सरकार आई है। उसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चीन का उदाहरण है। साथ लगता है वियतनाम में समाजवादी देश है, चीन का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। एक आदमी मरा, आज भी वो बखूबी अपने देश की, क्योंकि सार्वजनिक है, स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए व्यवस्था की गई, पहले से रोकथाम की गई, क्योंकि ये बीमारी बाहर से आई है। वो साइकिल पे चढ़ के नहीं आई, पैदल चल के नहीं आई, वो बस में बैठ के नहीं आई, वो हवाई जहाज में आई थी। बाहर से जो लोग आए थे, अगर उसी समय के ऊपर उनका टेस्ट करके रोकथाम की गई होती, हिंदुस्तान के अंदर बीमारी नहीं आनी थी। वो काम वियतनाम ने किया, इसलिए वो अपने देश के अंदर बीमारी को रोक पाई। क्यूबा ने किया, समाजवादी देश, छोटा सा देश। अमेरिका ने उसके ऊपर जब से आजादी हासिल की पाबंदियां लगा रखी, नाकेबंदी कर रखी है। ना सिर्फ अपने देश की जनता को बचा पाया, उसने 55 देश दुनिया के डॉक्टर भेजे, दवाइयां भेजी, नर्सें भेजी। एक उदाहरण है, अपनी खुद कुर्बानी दे करके भी इंसानियत की रक्षा की जाए। ये मूल्य हैं समाजवाद के, हमारी विरासत में ये है। तो ये स्थापित किया। अपने देश में देखिए, केरल हमारे देश का एक राज्य है, वहां वामपंथी जनवादी सरकार है जो एक शोषण मुक्त समाज व्यवस्था कायम करना चाहती है। उसकी सरकार ने कोरोना का सबसे पहला केस हिंदुस्तान में केरल के अंदर आया था, सबसे पहला, और उसने उससे पहले से अपनी तैयारी की। उस तैयारी के आधार के ऊपर पूरी दुनिया आज उसको एक मॉडल के रूप में मानती है। उसने वहां के प्रवासी मजदूरों को प्रवासी मजदूर नहीं कहा, मेहमान मजदूर हैं, हमारे ही देश के हैं, जिनके पास अब ये तो कह देते क्वारंटीन करो, अलग हो जाओ, ये लक्षण आते। क्वारंटीन कहां करेगा मजदूर जिसके पास रहने को जगह नहीं? एक 10 बाय 10 के कमरे में 8 मजदूर रहते हैं, शिफ्टों में रहते हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं, उनके पास अलग अलग सोने को जगह नहीं है, तो उनके लिए अलग से क्वारंटीन की व्यवस्था पहले से सरकार ने योजना बना के किया, उनकी खाने की व्यवस्था। इसलिए देश के अंदर केरल अकेला एक ऐसा राज्य था जहां वो दर्दनाक नजारा नहीं देखा गया, जहां तपती गर्मी के अंदर मजदूरों को अपने बच्चों को गोद में उठा करके बीवी बूढ़ी मां के साथ पैदल निकलना पड़ा। वो केरल में नहीं हुआ। उनके लिए ना सिर्फ खाने पीने का, उनके मनोरंजन का, घर वालों से बातचीत करने के लिए टेलीफोन की व्यवस्था, ये तमाम चीजें की गई, इलाज की व्यवस्थाएं की गई। ये है वो मूल्य व्यवस्था जिसको आज पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो चुका है। ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये जितने दिन तक रहेगी, दुनिया के स्तर के ऊपर विध्वंस और विध्वंस के अलावा और कुछ नहीं है। आज इसने प्रकृति का पूरी तरह से, पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है, देख रहे हैं बार बार तूफान आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इसको लूट चाहिए, जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे देश में भी कानून बदल दिया गया मोदी ने, न सिर्फ मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बल्कि क्योंकि जंगलात के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, खनन है हमारे देश का, वो कैसे अपने यार पूंजीपतियों को वो दे सके, उस कानून के अंदर परिवर्तन किए गए। जंगलों को काटा जाए, पर कुदरत का, पर्यावरण का जो होगा होगा, मुनाफा चाहिए। तो जो उस समय पर मार्क्स ने कहा था ना, ये पूंजीवाद, इस पूंजीवाद का एक ही धर्म है, वो है मुनाफा। और जहां इसको मुनाफा ज्यादा दिखाई देगा, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने कहा था कि अगर 100% मुनाफा अगर कहीं नजर आए पूंजीवाद को, तो दुनिया पर कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं जो वो ना कर देगा इस मुनाफे को हासिल करने के लिए। आज वो हम देख रहे हैं, वो सिर्फ मजदूर का शोषण करके ही मुनाफा नहीं कमाता, बल्कि वो अपनी ताकत के दम पे, लूट का आधार पे दुनिया के संसाधनों को हड़पता है। और वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सैनिक शक्ति बढ़ा करके अमेरिका, नाटो, उसके तमाम सहयोगी लोग
दुनिया के ऊपर तमाम यूएनओ सबको छोड़ करके हमला कर देता है, क्योंकि कसूर ये है अरब के देशों का कि वहां तेल के कुएं हैं, कुदरत ने वहां तेल दिया है, इसलिए उन तेल के संसाधनों के ऊपर कब्जा करना है, इसलिए इराक के ऊपर, इसलिए अलग अलग देशों के ऊपर उसने हमले किए हैं। तो उसके विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कत्लो गारत अगर हुई है तो पूंजीवाद ने दुनिया को हड़पने के लिए जो जंगों में हथियारों की रेस के अंदर जो धकेल करके करोड़ों लोगों का कत्ल किया है। इसलिए ये जो हत्यारी जो व्यवस्था है, ये जो आदमखोर जो व्यवस्था है, जो मुनाफे पर जो चली हुई है, जिसकी हवस आदमी को यहां पहुंचा देती है। आप देखिए इन दिनों अपने देश में क्या हो रहा है कि जो दवाइयां की जरूरत पड़ रही है, ब्लैक फंगस एक दूसरी महामारी आ गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस समय के ऊपर लोग जमाखोरी कर रहे हैं, महंगे दामों के ऊपर बेच रहे हैं, उस समय के ऊपर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उस समय के ऊपर नकली दवाइयां बन रही हैं, ट्रक के ट्रक आज पकड़े गए हैं, नकली दवाइयां बिक रही हैं मुनाफे के लिए। तो लोग मरते मरे। ये जो देशभक्ति, भारत माता जो बकवास जो की जाती है, आज इनके तमाम के तमाम आज ये सामने है कि इनके सामने अगर कोई है तो वो पूंजीपतियों की भक्ति है। उनके लिए जब देश आपदा में है, जब देश के लोग मर रहे हैं, उस समय के ऊपर आज इसका फायदा उठा करके तमाम संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। तो इस समय के ऊपर जो उस समय पे 70 में CITU ने जो बात की थी कि ये जो वर्गीय जो एकता है, मेहनत कर जनता की, अच्छी स्वागत योग्य बात है कि किसान आंदोलन आज खड़ा हुआ है, एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए। 26 नवंबर को याद करें, जिस दिन किसान दिल्ली जा रहे थे, उसी दिन हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियंस मिल करके हड़ताल कर रहे थे। ये मजदूर और किसान की जो एकता जो बनी है, अभी तो ये संगठनों के तौर पर बनी है, लेकिन अभी नीचे के स्तर के ऊपर ये एकता स्थापित होनी। अभी इसमें बहुत काम हमें करना है, क्योंकि इस एकता को बनाने में अभी भी हम CITU के साथ हैं। CITU का झंडा है, जिंदाबाद है, मजदूर एकता जिंदाबाद है। लेकिन यहां से जाते ही जाति अलग हो जाती है, धर्म अलग हो जाते हैं, जिसका शोषक वर्ग, शासक वर्ग जिसका फायदा उठाता है। धर्म के नाम के ऊपर, हिंदुत्व के नाम के ऊपर कत्लो गारत हुई है। हमारे मजदूरों के बीच में ही जब धारा 370 तोड़ी जा रही थी तो तालियां बजाई जा रही थी। कुछ लोग मानते थे, उस समय CITU ने कहा था आज ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये सिर्फ कश्मीर नहीं भुगतेगा, हिंदुस्तान भुगतेगा, पूरे देश के साथ ये होगा। आज ये हो रहा है, सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कभी नागरिकता के सवाल के ऊपर, गाय के नाम के ऊपर, लव जिहाद के नाम के ऊपर दंगे करवाए जा रहे हैं, जाति के आधार के ऊपर, जाट गैर जाट के नाम के ऊपर, मराठा गैर मराठे के नाम के ऊपर लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। तो इसलिए जाति प्रथा के खिलाफ, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ, भाषाई भेदभाव के खिलाफ, इस तरह से हमें इन तमाम बाधाओं को वैचारिक तौर पर भी संघर्ष करते हुए ये आज ज़रूरत है और सबसे उपयुक्त समय है कि जो लक्ष्य हमने तय किए थे, आज इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा बनी है। तो इसी संकल्प के साथ कि हम जो CITU ने जो विरासत हमें सौंपी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अपने संगठन को, आंदोलन को और तेज करते हुए हम एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आदमी का आदमी के द्वारा शोषण ना हो और वास्तव में जो एक इंसानियत का प्रेम करने वाला एक समाज एक ऐसा स्थापित हो सके। इसके ऊपर एक बार फिर से आप तमाम साथियों को, हमारी CITU क्योंकि 51 साल की हुई है, आप सब साथियों को मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अलग अलग तरह से हमारे चारों वक्ताओं ने काफ़ी गहराई से, काफ़ी हम ये कहें कि जोर देकर तमाम जो हमारी आज के समय की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में रखा है और ये भी रखा कि CITU के स्थापना की, कैसे CITU का स्थापना हुई और ये जो हमारा CITU का संगठन है, ये संगठन कोई अन्य तमाम ट्रेड यूनियनों में से एक नहीं है। हम बिल्कुल एक प्रतिबद्ध संगठन है मजदूरों के लिए, उनकी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, और न केवल मजदूरों को जो फौरी राहत है वो दिलवा
दिलवाने के मामले में, बल्कि इस दुनिया से इस शोषण का खात्मा करने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। और हम अपने 51वें स्थापना दिवस पे अपने इस संकल्प को दोहराते हैं कि हम इस लड़ाई को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे और ज़्यादा शिद्दत से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आज बहुत मुश्किल समय में हम सब यहाँ पे बैठे हैं और मजदूर वर्ग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसी चक्की में फंस गए हैं आज कि एक तरफ हमारे सामने खाई है तो दूसरी तरफ हमारे सामने कुआं है। जिस तरह से महामारी की मार हम लोगों के ऊपर पड़ रही है, संसाधन नहीं है, इलाज कराने के पैसे नहीं है, और ये भी बात आ गई कि जिन लोगों के पास पैसे थे अब तो उन लोगों को भी इलाज नहीं मिला। तो जिनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों के पास, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, इस जो ये महामारी है, इस महामारी ने करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया है। आज वो बेरोजगार हैं और उनको अपने भविष्य की चिंता है कि कैसे तमाम हमारा जीवन कैसे चलेगा। और हमें फिर इसीलिए ये चिंता है कि ये महामारी हमें मारेगी कि हमारी बेरोजगारी और हमारी भूख जो है वो हमें मारेगी। आज हम इस जद्दोजहद में हैं और ऊपर से जो हमसे हमारे जो हमने संघर्ष करके जो हक और अधिकार लिए थे उन तमाम पे जबरदस्त हमला किया जा रहा है। लेकिन इस जबरदस्त हमले का जवाब भी हम बिल्कुल जबरदस्त अपने संघर्षों से दे रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने जो संघर्ष हैं इनको और ज़्यादा तेज करने का यहाँ पे आज संकल्प लेते हैं और इसको हम तेज करेंगे। हमारे ऑल इंडिया के CITU के सेक्रेटेरिएट की मीटिंग हुई है, उन्होंने आह्वान किया है कि हम 1 जून से लेके 10 जून तक हम जनता के मुद्दों को लेके, उनकी मांगों को लेके 13 सूत्री हमारा मांग पत्र है, उस मांग पत्र को हम सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। 1 तारीख को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने वो मांग पत्र तमाम अपने जो उनकी यूनिट्स थी उनसे उन्होंने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को भेजा है। 4 तारीख को हम CITU के बैनर से उस मांग पत्र को तमाम जिला मुख्यालयों से हम भेजेंगे उसको, और उसके बाद आने वाली 12 तारीख तक हमारी तमाम यूनियनें अलग अलग दिनों में जो जनता की मांगे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो प्रत्येक बेरोजगार है उसके खाते में सरकार को 7,500 रुपये देने चाहिए, हर जरूरतमंद परिवार को 10 किलो अनाज हर महीने देना चाहिए, और ये जो तमाम जो कृषि कानून है इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये जो 4 लेबर कोड है इनको वापस लिया जाना चाहिए। जनता की मांगे, हम सब की मांगे उनके अंदर हैं। केवल ऐसा नहीं है कि एक यूनियन मांग पत्र दे रही है तो वो अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को मांग पत्र दे रही है, ऐसा नहीं है। हम जनता के मांग मुद्दों को उठाते हुए आने वाली 12 जून तक हम अब लगातार संघर्ष में हैं, सड़क पे हैं और हम रहेंगे। तमाम जो है हमारे कोविड जो ये महामारी है इसके अंदर जो भी प्रोटोकॉल हैं हम उन तमाम का जो है उनका सम्मान करते हुए, उस तरीके से हम शारीरिक दूरी बनाते हुए और कम लोगों को इकट्ठा करते हुए, लेकिन हम ये प्रोग्राम जो है ये कार्यक्रम हमारे आने वाले समय में हमारे जारी रहेंगे। और जाहिर तौर पे ये जो आज मुश्किल का समय है, इस मुश्किल के समय से हम निकल पाएंगे। और ये जो सत्ता, अंतिम बात कह रही हूं मैं अपनी, कि ये जो सत्ता जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, हम आने वाले समय पे इनके इस भ्रम को भी काट पाएंगे, पक्का विश्वास है। जिस तरह से रामदेव टिप्पणी कर रहा है हमारे डॉक्टर्स पे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन पे, उनकी दवाइयों पे जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं, जब वो खुद बीमार होते हैं तो मैदानता में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जो उनको सहयोग करते हैं वो तमाम भी जाते हैं, लेकिन आम जनता को कहते हैं गोबर थेरेपी लो, आप गोमूत्र थेरेपी लो, हमें जो ऐसी सलाहें दे रहे हैं। और वो तमाम जो ये हिंदू राष्ट्र का ये जो झंडा उठा रहे हैं उसकी भी पोल हमारे सामने आ गई कि किस तरह से जो है गंगा के किनारे पे कैसे जो है शव गाड़े गए, उनके ऊपर जो एक चद्दर चढ़ाई गई थी वो चद्दर तक उस सरकार ने नहीं छोड़ी, वो तक छीन ली। गंगा नदी के अंदर शव बह रहे और कितने दर्दनाक दृश्य हमारे सामने आए हैं, तो वो सब हम याद रखेंगे और इनके भ्रम जाल में बिल्कुल नहीं फंसेंगे।
करेंगे और इसी के साथ ही हम आने वाले समय में अपने संघर्ष को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी लड़ाई को और ज़्यादा तेज करेंगे। आज हम CITU के 51वें स्थापना दिवस पर अपने इस संकल्प को दोहराते हुए आज इस प्रोग्राम की समापन की घोषणा करती हूं मैं। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।